Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 14th of August 2023. From today's newspaper, we will be covering two important topics. One is about the overhaul of criminal justice system and what does that really mean. And secondly, there is a question raised with respect to the election commission, and there is a small editorial given in today's newspaper. So we will try to understand everything related to election committee. So before we start our discussion, I would like to request all of you to please do subscribe our channel IAS Cafe, like and share to as many students as possible so that we could reach to multiple aspirants who are preparing for the UPSC, and we would like to make their journey easy. Okay. Now, coming back to the discussion, that is to overhaul the criminal justice system mean. पिछले 2 3 दिनों से आपको हर एक न्यूज़पेपर में ये टर्म मिलेगा, दैट इज ओवरहॉलिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्या इसका मतलब है, क्यों इसको किया जा रहा है, क्या रियल में जो इसका ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो सही है या गलत है, एंड मेनी मोर थिंग्स। अगर आप पिछले 2 दिन के न्यूज़पेपर की बात करें, सैटरडे संडे, जो हमने नहीं कवर किया बिकॉज इट इज अबाउट द सेम टॉपिक जो हम आज कवर कर देंगे, तो उसमें भी आपको सिर्फ हर जगह यही मिलेगा, दैट इज द ओवरऑल ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये न्यूज में क्यों है? देखो, आप सभी को पता है कि मॉनसून सेशन जो है वो पार्लियामेंट का चल रहा था, ठीक है। अब किसी को नहीं पता है तो आप लोग को पता होना चाहिए, पार्लियामेंट है, उसमें आपके पास एटलीस्ट 3 सेशन होते हैं, द विंटर सेशन, द मॉनसून सेशन, राइट, और एक और सेशन है। अगर इस बार का जो सेशन है, यानी कि जो मॉनसून सेशन है, उसमें काफी चर्चा में ये सेशन रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल बिल इंट्रोड्यूस, एंड एट द एंड ऑफ दिस मॉनसून सेशन जब ये खत्म होने वाला है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, and that is the reason it is so much in the news, and it has set the stage for transformative shift in the India's criminal justice system. हमारे इंडिया के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, अगर वो उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, ये सिर्फ इस बिल को लेके नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, दैट वाज लाइक वे बिफोर, वक्त की सोसाइटी अलग थी, वी गॉट द इंडिपेंडेंस, ठीक है, हम पुअर कंट्रीज में थे, वी वर लाइक वेरी स्लो डेवलपिंग कंट्रीज, पॉवर्टी थी, हंगर थी, सोसाइटी वाज नॉट एजुकेटेड, एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट देयर, एंड मेनी मेनी थिंग्स वर देयर। तो उस वक्त के जो लॉज थे वो डिफरेंट थे, करेक्ट। बट आप हमेशा याद रखिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसेस है अमेंडमेंट का, जिसके थ्रू आप जो लॉज है उसको मॉडिफाई कर सकते हो या थोड़ा सा चेंज कर सकते हो एज पर द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि क्या होता है, सोसाइटी तो ग्रो करेगी, सोसाइटी की डिमांड्स चेंज होगी, सोसाइटी विल चेंज इन इटसेल्फ, करेक्ट। So those old laws will not be put to apply with the new society. Like आप सेम चीज आप घर पे देख सकते हो, विद द न्यू जनरेशन आप थोड़ा सा जो पेरेंट्स अपने आप को चेंज करता है, बिकॉज यू कैन नॉट इम्पोज योर एज ओल्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम, यू हैव टू मॉडिफाई अ बिट एज पर न्यू जनरेशन। सेम थिंग अप्लाई विद द सोसाइटी, विद द कमिंग ऑफ न्यू सोसाइटी आपको जो लॉज उसमें थोड़े से बदलाव लाना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे इंडिया का जो क्रिमिनल सिस्टम है, जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे, वो बहुत पुराना सिस्टम है। हमारी सोसाइटी बदल रही है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं उसका मैनर, उसका जो नेचर है वो बदल रहा है। So ultimately we need to change the law which is related to the criminal law to provide the justice in the criminal line or the crime.
And that is the meaning of this overhaul. That means to critically analyze what are the problems in the existing law and to change it. And for that purpose, हमारे यूनियन जो होम मिनिस्टर है उन्होंने लोकसभा में 3 बिल इंट्रोड्यूस करे हैं which is set the stage for a transformative shift in the India's criminal justice system. ठीक है, अब कौन से 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं? नंबर 1 is about the भारतीय न्याय संहिता बिल 2023. Number 2 is about the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023. Number 3 is the भारतीय साक्ष्य बिल 2023. और ये तीनों ही बिल का एक कलेक्टिवली अगर ऑब्जेक्ट देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आउटडेटेड लॉज है, जैसे मैंने आपको बताया सोसाइटी चेंज हुई है, क्राइम के तरीके चेंज हुए, तो ये लॉज बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुराने। तो इन तीनों ही बिल का जो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इन आउटडेटेड लॉज को रिप्लेस करना। ओके, नाउ द बिल सीक्स टू रिप्लेस द आर्किक इंडियन पेनल कोड, यानी अभी तक हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें आप हमेशा पढ़ते हो एज पर द आईपीसी सेक्शन दिस इज दिस, ठीक है? तो ये एक था हमारे पास इंडियन पेनल कोड, दूसरा है हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, राइट, और थर्ड है आपके पास द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इन तीनों को बदल के ये 3 नए बिल जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में बाय अवर होम मिनिस्टर अमित शाह। अब इस बिल में क्या बदलाव लाने के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली बात होती है द कैपिटल पनिशमेंट फॉर द मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब जो है आप सबको अगर जानना है तो आप आईटेप पे जाकर हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। मॉब लिंचिंग के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। जब एक भीड़ इकट्ठा होती है और वी कुड से दैट इज द ग्रुप ऑफ पीपल with certain extreme ideology, they take law in their hand and they do violence or kill a person. For example, there is a group of people जो कि अपने आप को हिंदू रिलीजन के प्रोटेक्टर मानते हैं और वो मुस्लिम्स को हमेशा टारगेट करते हैं, ठीक है? Why? Because they think कि यही मुस्लिम लोग हैं जो कि गाय की हत्या कर दी है, और हमारे हिंदू धर्म में गाय को सर्वोत्तम ऊपर माना गया है, ठीक है? अगर आप इसी तरह से छोटे गांव में चले जाओ, वहां पे इंटरकास्ट मैरिज को बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। तो अगर कोई लड़की या लड़का इंटरकास्ट मैरिज कर देता है तो उन्हीं की फैमिली और उन्हीं के समाज के लोग ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, उनको मारते हैं, उनकी तरफ वायलेंस करते हैं। आपको इस तरह से बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे मॉब लिंचिंग को लेके। तो इस नए की जो रिफॉर्म्स है, तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है इसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट देने के बारे में बात करी है। जो आपने बिल इंट्रोड्यूस किया दैट इज भारतीय न्याय संहिता बिल, ये कैपिटल पनिशमेंट देने के बारे में बात करता है मॉब लिंचिंग को, एंड इस चीज पे एम्फोसाइज करता है कि ये जो मॉब लिंचिंग इंडिया में हो रहा है ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न है। बिकॉज अभी अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे कंट्री की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि जब उनकी तरफ से क्लियर कट इंडिकेशन आ चुका है कि मॉब लिंचिंग कंट्रोल होनी चाहिए इंडिया में, उसके बावजूद सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही है, उसके बावजूद इसको कम क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके बावजूद इसका जो नंबर है, उसका जो डेटा है वो बढ़ क्यों रहा है, राइट? तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास ये बिल के अंदर एक प्रपोजल लाया गया है। सेकेंड, stricter laws for the sexual violence. I mean, I'm totally in favor of the strict laws for the sexual violence because I don't believe that I 21st century if the condition of the women is still same as it was many years ago. So then where is the change? It is just a new technology driven society, but the condition of women is still the same. Okay, just imagine your grandmothers or the grandfathers, उनके एज में आप देखिए आपकी नानी दादी जो भी है, there is high probability कि she was uneducated, depending, देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ that if I talk about the 90s, the grandparents, so at that time if you talk about your grandmothers,
तो एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि दे वर अनएडुकेटेड, राइट? प्लस दे वर डिपेंडेंट फाइनेंशियली। आप इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। Then comes your generation of parents, that means the mothers. Still, I'm assuming 80% cases में the mothers are now educated but still financially dependent. It is strange. Then coming to the next generation, तो हमारी age है. Still, if the condition is they are highly educated, eligible for job, but still financially dependent. तो जब ये फाइनेंशियली डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो रही है, अल्टीमेटली आप मेन पे डिपेंडेंट हो, अल्टीमेटली मेन का जो ऑब्जेक्टिव है वुमेन की तरफ वो नहीं चेंज हो रहा है, जो सोच है वो नहीं बदल रही है, देन वेयर इज द न्यू सोसाइटी? एंड द सेम थिंग यू कैन टॉक अबाउट द सेक्सुअल वायलेंस। रेप पहले भी होते थे, रेप अभी भी हो रहे हैं। कोई भी वॉर हो उसमें वुमेन को टारगेट किया जाता था। अभी भी मणिपुर का जो वायलेंस एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है, इतना बुरा हाथ का था। मणिपुर वायलेंस में भी सेम हुआ। इट वॉज ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोथ स्टेट, बट व्हाई द पब्लिक इन द एंगर had to target the women? If they were angry of the laws, they should protest against the government. They should fight. They should do whatever. But why women is always targeted? So there should be stricter laws for the sexual violence. Delhi, the rape capital of India, deception leading to sexual relations is designated as a separate crime. False promise of marriage carries a 10-year imprisonment term. अब ये नया जो ये crime चल रहा है वो यही है that men are making emotionally fool to the women that yes, we will marry you. We will definitely, I will definitely marry you. I will spend rest of the life with you. Please come with me. We should live in a living relationship. And they just use them. I'm not saying everyone is same, but there is a type of a crime which is happening in India recently, where the men wants to live in relationship, and then you cut down the pieces of your girlfriend, throw somewhere else, murder cases, and many more sexual violence cases, and that is not protected under the law. So this is the reason if there is a 10-year imprisonment for the false promise of the marriage as well. Then thirdly, that sedition and the terrorism definition. The bill redefined the definition of sedition, the definition of the terrorism. And in any criminal activity, if the survivor, you have to record in the video form so that, for example, the sexual violence cases, you can video record of the survivor ताकि ये एक accurate और reliable evidence की तरह ये आ सके। सीधी जस्टिस देने की आप बारे में बात करिए, बिकॉज सबको पता है जस्टिस डीले means justice denied. Okay, so if I talk about justice delayed, is the justice denied. So transparency and accountability. The police accountability is emphasized through the measures such as providing the complaint status within 90 days, consultation with the victims before the withdrawal of cases, and introduction of the community service for specific crimes. अब इस बिल की प्रपोजल्स हमने देख लिया। अब राइटर कह रहा है कि क्या ये बिल सच में क्रिमिनल लॉ को ओवरहॉल करने की बात कर रहा है, रेक्टिफाई करने के बारे में बात। तो यहाँ पर राइटर का कहना है कि ये जो बिल है ये सिर्फ एक डिस्जंक्ट है, जिसकी एक्चुअल कंटेंट मतलब ये ऑब्जेक्टिव जो है, एम जो बताया जा रहा है, इससे सहमत नहीं है। दे आर फार फ्रॉम बीइंग द ओवरहॉल। व्हाई? बिकॉज ये बोल रहे हैं कि ये जो नए बिल्स आप ला रहे हो उसमें लार्जली वही सब लिखा जो पहले की उसमें लिखा है। तब नाम बदल के क्या होगा कि इंडियन पीनल कोड है, आपने उसका हिंदी में नाम कर दिया गया है, राइट? तो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर की मेन चीजें जो है इसमें वो मोर एंड लेस द सेम है, ठीक है, बट आप उसका नाम चेंज कर रहे हो। देखो क्रिटिसिज्म में पहला ये है दैट भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस टू रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता to replace the code of criminal procedure,
द भारतीय साक्ष्य बिल टू रीप्लेस द एविडेंस एक्ट। तो ये अननेसेसरी आपने उसको हिंदी के नाम दे दिया है, बाकी इसके अंदर का जो कंटेंट है मोर एंड लेस सेम है। ठीक है, तो हमारे इंडिया के अंदर हर एक कानून, हर एक लॉ, उसका एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन होता है ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, जो कि स्टेट की होती है। तो द नीड फॉर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, क्या आप उसको नेसेसरली हिंदी नेम दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ 1973 में आया था, राइट, और ये अभी भी पुराने वर्जन की तरह ही चल रहा है। इन सब्सटेंस, अब यहाँ पे जो सेडिशन को डिलीट करके आप नई डेफिनेशन दे रहे हो, तो इट इज स्टिल द सेम, आप उसका नाम चेंज कर रहे हो, बट आप अभी भी वही कर रहे हो कि सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपको पनिशमेंट जो है मिलेगा। क्लियर है? कैन वी मूव टू द सेकंड टॉपिक? Okay. So there is another small editorial which raises the question with respect to the election commission, the appointment and all. So better we should know the complete static portion of the election commission. तो पहली बात, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, in that constitution you have two types of body. One is the constitutional bodies and the second is the statutory body. So when I talk about the statutory, those bodies which are established via the law, and constitutional, they are mentioned in the constitution. So if we talk about the election commission, it is a constitutional body. Authority is responsible for administrating the election process of the union and the state. अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक सेकेंड, तो व्हाट आई एम सेइंग दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है टू लुक आफ्टर द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि फिर वो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट की चुनाव करता है, नहीं, वो लोकल जो अथॉरिटीज होती है वो चुनाव करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। इसका स्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950, दैट इज द कमेंसमेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वोटर्स डे। द बॉडी एडमिनिस्ट्रेट इलेक्शन टू दी लोकसभा, देखो यहाँ पे लिखा है ये लोकसभा की चुनाव करता है, सेंटर में आ जाएगा आपके पास लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट में आ जाएगा आपके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि इट इज नॉट कंसर्न विद पंचायत, उसके लिए आपके पास स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर को आप समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपके पास होता है इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन ठीक है आपके पास ओरिजिनली यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, बट बाद में क्या आया आपके पास 1989 का अमेंडमेंट एक्ट आया और उसने इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दी। तो यानी अब हमारे पास सबसे टॉप पे है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट, एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी इज प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो यानी हेड पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और इसके नीचे कितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं प्रेसिडेंट की एडवाइस के मुताबिक। तो प्रेजेंटली हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन जो कमिश्नर है वो होते हैं। अब अपॉइंटमेंट जैसे हमने देखा कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। 6 साल तक इनका फिक्स टेन्योर होता है, या फिर अगर वो 65 साल के हुए तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। नाउ इनका जो स्टेटस है या फिर सैलरी रिसीविंग होती है, इट इज जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ द इंडिया। Okay, and removal, they can resign anytime or can also be removed before the expiry of their term. So they can be removed from office only through the process of removal, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। क्लियर है? अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपके डाउट्स जो है पक्का क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।